हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम बिजनेस स्टडी के टॉपिक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक का पार्ट 1 का लेक्चर आपने ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स वो एंड गोल्स होते हैं जहाँ पर हमें पहुँचना होता है। जस्ट लाइक मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। इनकी ऑब्जेक्टिव जो है वो एक डेस्टिनेशन है जहाँ हमें पहुँचना है, और क्योंकि हमें वहाँ पहुँचना है तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी ऑर्गेनाइजेशन की, उस गोल तक पहुँचने के लिए की जाएंगी। तो सारी एक्टिविटीज़, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट की हैं, सेल्स डिपार्टमेंट की हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट की हैं, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो भी लाइक सेल्स को बढ़ाना या प्रॉफिट्स को बढ़ाना, तो वे सारी एक्टिविटीज़ का जो मेन मकसद है उस ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए, उस कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए किए जाते हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को हम 3 पार्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं: ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बना है और ऑर्गेनाइजेशन को उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना जरूरी होता है। अब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनता है? नेचुरली प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनता है, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन सी आ जाती है कि क्या मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहिए? नहीं, बिजनेस को एक एडवोकेट प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, एक सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, जिससे कि बिजनेस को स्मूथली रन किया जा सके। इन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 सर्वाइवल, नंबर 2 प्रॉफिट, नंबर 3 ग्रोथ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सर्वाइवल। देखिए, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस जब फर्स्ट टाइम एंटर करता है, यानी कि बिजनेस शुरुआत होती है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक कम्पिटिटिव वर्ल्ड है जहाँ पर पहले से ही बहुत सारी एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं जो सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट बना रही हैं। उनका नेम और फेम पहले से ही बहुत फेमस हो चुका है। अब हम एक न्यू एंट्रेंट हैं, हमें उस कंपटीशन में अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। तो इसलिए हम शुरुआत में चाहेंगे कि हमारी कंपनी इतनी रिवेन्यू ज़रूर अर्न कर सके जिससे कि हमारी जो कॉस्ट है वो कवर हो जाए। यानी कि बिजनेस का जो मेन मकसद होता है वो होता है सर्वाइव करना। खासकर कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो पहले 3 से 5 साल जो है वो सर्वाइवल के लिए रहते हैं। ये अलग अलग कंपनी के नेचर पे अलग अलग डिपेंड हो सकता है। जरूरी नहीं कि यही एक पीरियड सभी कंपनियों पर इक्वली एप्लीकेबल है, कि कंपनी टू कंपनी और टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। लेकिन क्या कंपनी हमेशा सर्वाइवल के लिए ही फाइट करती रहेगी? क्या उसका गोल जो है वो सर्वाइवल ही रहेगा? नहीं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने उसमें पैसा लगाया है, एंटरप्रेन्योर ने पैसा लगाया है, ओनर ने पैसा लगाया है, तो वो चाहते हैं कि उस पैसे पे वो कुछ अर्न करें, प्रॉफिट अर्न करें। तो इसलिए सेकंड स्टेज आ जाती है जहाँ कंपनी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो कम से कम एडवोकेट प्रॉफिट जरूर अर्न कर सके, जिससे कि जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पैसा लगाया है उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिल सके। क्योंकि अगर उन्हें रिटर्न ही नहीं मिलेगी तो नेचुरल बात है वो अपने पैसे को क्यों यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, क्यों ओनर इस कंपनी को चलाएगा? वो इस कंपनी को बंद करके किसी नए बिजनेस में कहीं नई जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो दूसरी स्टेज आती है जहाँ कंपनी कम से कम इतना प्रॉफिट जरूर अर्न कर सके जिससे कि इन्वेस्टर को एक सफिशिएंट, एक एडवोकेट रिटर्न मिल सके। थर्ड आता है ग्रोथ स्टेज। ये हाईएस्ट लेवल है, क्योंकि हमेशा कंपनी केवल एक नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ही फाइट नहीं करती, कंपनी को एक ग्रोथ चाहिए। अब ग्रोथ से क्या मतलब है? ग्रोथ से मतलब है कंपनी जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करे, बिजनेस बढ़ाए। अब खाली जो बिजनेस है वो एक स्मॉल बिजनेस तक नहीं रहे, उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो बढ़े। अब इसको किस टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? इंक्रीज ऑफ सेल्स, कि कंपनी की पहले ही सेल कितनी थी, अब वो कितने टाइम्स बढ़ गई है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कि पहले वो कितने प्रोडक्ट बनाती थी, मान लीजिए पहले वो 2 या 3 प्रोडक्ट बनाती थी, अब वो 8 या 10 टाइप के प्रोडक्ट बनाने लगी है, तो हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है।
इसी तरीके से नंबर ऑफ़ ब्रांचेस, कि पहले उस बिज़नेस की कितनी ब्रांचेस थी। अब जस्ट लाइक बैंकिंग बिजनेस है जिसमें देखेंगे हम बैंक को किस तरीके से मेज़र करते हैं कि बैंक जो है वो अपनी कितनी ब्रांचेस न्यू ओपन कर रहा है। पहले नंबर ऑफ़ ब्रांचेस कितनी थी, अब नंबर ऑफ़ ब्रांचेस कितनी है, तो उससे हमें पता लगता है कि उस बैंक की कितनी ग्रोथ हो रही है। और चौथा पैरामीटर होता है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने बढ़ रहे हैं। नेचुरल बात है, एक ग्रोइंग कंपनी को ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होगी, तो वो न्यू एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ रिक्रूट करेगी। तो ग्रोथ को मेज़र करने का एक तरीका जो है वो पैरामीटर जो है वो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी है। अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ लगातार बढ़ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ग्रो कर रही है। जहाँ तक सवाल है सेकंड ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। देखिए, जो बिजनेस है वो सोसाइटी का एक पार्ट है। बिजनेस अपने आप को कोई आइसोलेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सोसाइटी से ही सारे रिसोर्सेज लिए हैं। तो उसका मकसद हो जाता है, उसके लिए ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो सोसाइटी को बदले में कुछ दे। इसलिए उसको सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करना ज़रूरी है। जो कंपनी अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर पाती वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाती। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या कंपनी से एक्सपेक्टेशंस होती है। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन होती है कि कंपनी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस अवेलेबल कराए, यानी कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हायर प्राइस नहीं चार्ज किए जाए, एक प्रॉपर प्राइस चार्ज किए जाए, तो रीजनेबल प्राइस चार्ज किए जाए। दूसरा, कंपनी जो है एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन के लिए कितनी एक्टिविटीज़ करती है, यानी कि जो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कितना है, क्योंकि सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तीसरा जो होता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि सोसाइटी के लिए वो टाइम टू टाइम एजुकेशनल, हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए, जिससे कि सोसाइटी के डेवलपमेंट में वो हेल्प कर सके। नंबर फोर्थ आता है यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक मेथड्स फॉर द प्रोडक्शन, कि कंपनी प्रोडक्शन करने के उन मेथड्स को अपनाए जिसमें एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो। आजकल जो है सोसाइटी काफ़ी अलर्ट हो गई है, पब्लिक बहुत अलर्ट हो गई है, तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ जो है पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन करने लगी है जो एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए कंपनी का ये ज़रूरी हो जाता है कि कंपनी उन मेथड्स को अपनाए प्रोडक्शन के जिनमें एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो, या बल्कि एनवायरनमेंट को नुकसान हो नहीं। इसके लिए कंपनी ये भी कर सकती है कि वो प्लांटेशन प्रोग्राम चलाए, अपने कंपनी के जो आसपास एरिया है वहाँ पर न्यू प्लांट्स लगाए, जिससे कि जो पब्लिक का सपोर्ट है वो उसको मिल सके। इसके अलावा ये भी जरूरी रहता है कि कंपनी जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराए, ताकि जो सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट हो सके। तो इसलिए हर पहले ही जो है इन द पास्ट कंपनी के लिए जो है सोशल ऑब्जेक्टिव इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, पब्लिक की अवेयरनेस बढ़ रही है, तो ये कंपनी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करें। तीसरा आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव से मतलब है ऑब्जेक्टिव्स रिलेटिव टू एम्प्लॉय। अब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अपनी एक तरक्की को चाहते हैं, अपने लिए कुछ चाहते हैं, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए हमने पीछे की वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि रिसोर्सेज आर टू टाइप्स, फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने एम्प्लॉय को एक कम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करें, जिससे कि वो अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स है, अपने परिवार का लालन पालन पोषण जो है बहुत अच्छे तरीके से कर सके। अगर मान लीजिए उसको अपने सैलरी ही एडवोकेट नहीं दी, तो वो कभी भी उसको कहीं भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन चला जाएगा, और जिसका नुकसान आपके ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक अच्छा सा एम्प्लॉय छोड़ दिया, लूज़ कर दिया। तो ज़रूरी हो जाता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को इतनी सैलरी अवश्य दे कि वो अपने परिवार का अच्छी तरीके से पालन पोषण कर सके। दूसरा ज़रूरी होता है कि कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, उनके लिए ट्रेनिंग अवेलेबल करवाए, जिससे कि वो अपनी पर्सनल ग्रोथ को कर सकें। इसके अलावा उनके लिए डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए। खासकर इंडिया में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, आईटी कंपनीज़ हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत एफर्ट्स करती हैं, उन्हें फॉरेन कंट्रीज़ में भेजती हैं नई नई टेक्निक सीखने के लिए, नए नए वे ऑफ वर्क सीखने के लिए। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में हर एम्प्लॉय काम करना चाहता है, और फिर उसका वर्क के प्रति जो डेडिकेशन है वो बढ़ जाता है, और जिसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है।
तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है पीयर रिकॉग्नाइजेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कि जो व्यक्ति है उसको पीयर रिकॉग्नाइजेशन मिले। यानी कि मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में या किसी डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन 10 एम्प्लॉय जो है वो एक इक्वलेंट एफिशिएंट नहीं हो सकते, वो इक्वली वर्क नहीं कर सकते। लेकिन इक्वली वर्क नहीं कर सकते उनमें से जो एम्प्लॉय बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, बहुत एफिशिएंट वर्क कर रहा है, उसको आपको हाईलाइट करना चाहिए, उसके लिए क्लैपिंग करवानी चाहिए, बाकी एम्प्लॉयज़ को भी बताना चाहिए कि ये एम्प्लॉय कितना अच्छा वर्क कर रहा है। जिसका बेनिफिट क्या होगा? जिसका बेनिफिट ये होगा कि अदर एम्प्लॉयज़ भी उस एम्प्लॉय को देखते हुए हार्ड वर्क बढ़ाएंगे, अपने एफर्ट्स को बढ़ाएंगे, जिसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशंस को मिलेगा। चौथा जरूरी है कि गुड एंड हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़, कि आपका वहाँ पर जो काम करने का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी हेल्दी होना चाहिए। यानी कि वहाँ पर एयर वेंटिलेशन ज़्यादा अच्छी तरह होना चाहिए, वहाँ पर सफोकेशंस नहीं होना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयज़ आसानी से रेस्ट कर सकें। वहाँ पर एयर के लिए फैंस या कूलर्स वगैरह होना चाहिए, जिससे कि जो वेदर है वो एडजस्टमेंट हो सके वहाँ की एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग। तो यानी कि जितना प्रॉपर एनवायरनमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जाएगा, उतना ही एम्प्लॉयज़ जो है अपने डेडिकेशन से कंपनी के लिए वर्क करेंगे। आपको यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, इसे इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। देखिए कोई भी चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो बड़ा हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहे वो बिजनेस हो नॉन बिजनेस हो, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है दो ऑर्गेनाइजेशंस हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और दूसरे के पास रिसोर्सेज कम है, लेकिन हो सकता है कि कम रिसोर्सेज वाला ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा रिसोर्सेज वाले ऑर्गेनाइजेशन को आने वाले टाइम में पीछे कर दे। क्यों? क्योंकि ड्यू टू गुड मैनेजमेंट। तो ज़रूरी रहता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो कितनी एक्टिव है, कितनी उनका विजन जो है वो कितना अच्छा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। देखिए मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल्स होता है जिसे अचीव करना होता है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। अब मान लीजिए कोई इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, तो उसका एक गोल होगा कि नंबर ऑफ़ इतने यूनिट्स हमने मैन्युफैक्चर करनी है। तो मैनेजमेंट का काम है कि उस टास्क को कंप्लीट करवाए इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसी तरीके से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का गोल हो सकता है कि अपने बच्चों को जो है, स्टूडेंट्स को है जो है, बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराए, बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कराए। इसी तरीके से एक हॉस्पिटल का एम हो सकता है कि अपने पेशेंट को जो है बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल कराए। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है और मैनेजमेंट का वर्क होता है कि वो उस गोल को अचीव करे, उस टास्क को कंप्लीट करे, जिससे कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसका लेवल बढ़े। सेकंड, मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। मैनेजमेंट जो है एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है जिससे कि जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए, जो वेस्टेज है वो मिनिमम टू मिनिमम हो और जो टास्क है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जब उनको यूज़ किया जाता है तो आसानी से जो हर एम्प्लॉय को अपना एक रोल पता होता है, हर एम्प्लॉय अपने उस रोल को प्ले करता है और जिसका फ़ायदा ये होता है कि जो जितने भी टास्क हैं वो अपने टाइम पे कंप्लीट होते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट होते हैं और जिससे जो कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है। थर्ड, मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फीचर में भी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। डायनेमिक क्या है? डायनेमिक एंड जो है एनवायरनमेंट है, यानी कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त टाइम के हिसाब से जो है चेंजिंग आती रहती है। जिसे आजकल जो है कोविड-19 के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अब वर्क फ्रॉम होम करने के लिए क्या चाहिए? नेचुरली बात है इंटरनेट चाहिए, कॉलिंग चाहिए, गुड इंटरनेट चाहिए। तो नेचुरली बात है ऐसी इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली जो कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरी ओर आजकल जो होटल्स हैं वो बंद हुए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एनवायरनमेंट जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए मैनेजमेंट को ज़रूरी हो जाता है कि एनवायरनमेंट के चेंजिंग के अकॉर्डिंग वो जो न्यू चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को, पॉलिसीज़ को, स्ट्रेटजीज़ को चेंज करें। एक अच्छी मैनेजमेंट हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से एक्टिव रखती है, अपने एम्प्लॉयज़ को एक्टिव रखती है कि वो चेंजेस को ईजिली अडॉप्ट कर सकें। नंबर 4 आता है मैनेजमेंट इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। जहाँ हमने पहले में डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल्स अचीव करने में, वहीं मैनेजमेंट हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव रीच करने में। क्योंकि हर पर्सन का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको भी एक रिकॉग्नाइजेशन मिले। अब
कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये सफिशिएंट नहीं है जब तक कि कंपनी के बढ़ते प्रॉफिट में एम्प्लॉय का हिस्सा ना हो। तो एक कंपनी ग्रो करती है तो ज़रूरी हो जाता है कि एम्प्लॉय की भी सैलरी ग्रो करे। जनरली क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशंस के गोल हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करने लग जाते हैं। जिधर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना चाहता है, इसलिए वो एम्प्लॉय की सैलरी घटाना चाहता है। दूसरी ओर एम्प्लॉय जो है वो कम से कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी पाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं। लेकिन एक गुड मैनेजमेंट जो है बजाय इनके ऑब्जेक्टिव्स आपस में क्लैश करें बल्कि उनको वन डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। किस तरीके से? क्योंकि वो मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। देखिए, अगर जब आप मोर प्रोडक्शन करेंगे तो नेचुरल बात है ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जब कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगी। तो गुड मैनेजमेंट जो है वो इस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को हैंडल करती है जिससे कि एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो सके जाए और एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए। नंबर 5, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट जो है उसको सोसाइटी के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी का एक पार्ट है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सोसाइटी से ही मिलते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रोडक्शन कर रही है वो नेचुरल बात है जो कस्टमर है वो भी सोसाइटी का एक पार्ट है। इसलिए मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। अब वो किस तरीके से करती है? जनरली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को एट रीजनेबल प्राइस अवेलेबल करा के एम्प्लॉयज़ के लिए या सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके, सोसाइटी के वीकर सेक्शन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा के, एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स अपना के ताकि सोसाइटी को कोई एनवायरनमेंट पोल्यूशन से बचाया जा सके। तो इस तरीके से जो मैनेजमेंट है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकती है, या कोई एनजीओज़ वगैरह के थ्रू सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए पार्टिसिपेट कर सकती है। तो मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है सोसाइटी के डेवलपमेंट में। आई होप आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बुक रेफरेंस में आप वीके पब्लिकेशंस की पूनम गांधी या आर के सिंगला कोई भी रीड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज़ है उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप हमारे फेसबुक चैनल गुलियानी क्लासेस पर फॉलोअप कर सकते हैं हमें। आप अपनी क्वेरी जो है वो हमें ईमेल भी कर सकते हैं gulianiclasses@gmail.com पर। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू।